नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज हम लोग टू द प्रोग्राम में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र शीत युद्ध के अंत के बाद। अर्थात एक विश्व एक महाशक्ति के रूप में जब हो जाता है, अमेरिका का वर्चस्व रहता है, तो उसमें हम लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो नए नए शक्तियाँ उभर के हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। शीत युद्ध के अंत के बाद यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। 1957 में 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, एक समान मुद्रा का चलन, वीजा मुक्त आवागमन। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज़्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। इसके 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ के 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस प्रमुख शक्ति संपन्न है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ क्या क्या हैं। इसके सदस्य देशों को अपनी विदेश और सुरक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। जैसे इराक के हमले में यूरोप के कुछ हिस्सों यूरो मुद्रा लागू करने को लेकर नाराजगी है। डेनमार्क और स्वीडन maastricht संधि द्वारा साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का विरोध किया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे। ब्रिटेन यूरोपीय संघ में जून 2016 में जनमत संग्रह द्वारा अलग हो गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड और बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई। आसियान के मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति का स्थायित्व को बढ़ावा देना। आसियान शैली अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया। इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा।
आसियान के प्रमुख स्तंभ जिसमें से निम्नलिखित हैं: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। आसियान की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति का खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर की नीति बनाई, जिसे लुक एट ईस्ट की नीति कहा जाता है। भारत ने आसियान के दो सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। ये एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगों को बढ़ाने पर समझौता किया। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं चीन के बारे में। एक तरफ हम लोग चीन के बारे में पढ़ेंगे। माओ के नेतृत्व में चीन का विकास। 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योगों में लगा दी। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में एक बाधा उत्पन्न कर रही थी। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। चीन में सुधारों का पहल। चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 स्तंभ रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति का घोषणा की। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया है। चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू। वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी है और महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं हैं। गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा है। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई है। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत और चीन के संबंध किस प्रकार से हैं। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने पर तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले पर दोनों ही देशों में एक संबंध एकदम बिगड़े हुए हैं। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे पर को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। चीन द्वारा पाकिस्तान
को मदद देना। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाए जाने प्रस्ताव किया, लेकिन चीन ने वीटो पावर का प्रयोग करके इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। भारत ने अजहर मसूद आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया। चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, जो कि पीओके से होती हुई गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर किया गया है। सहयोग का दौर क्षेत्र 1970 दशक में चीनी नेतृत्व बदलने के बाद वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो गए। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद को यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। दोनों देशों ने संस्कृति आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए। 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रही है। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देशों ने सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुई हैं। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीति अपनाई है। तो दोस्तों, ये मेरा कुछ था आसियान के बारे में और यूरोपीय संघ के बारे में, जो कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र उभर रहे हैं, जो अमेरिका जैसे सुपर पावर शक्ति को एक चुनौती के रूप में पेश हो रहे हैं। ये उभरते हुए देश हैं जैसे चीन, यूरोपीय संघ की संस्था और एक आसियान। ये कुछ ऐसी संस्था है जो अमेरिकी वर्चस्व को रोकेंगी। तो दोस्तों, टू द प्रोग्राम में मैंने आज आपको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ाया है। तो दोस्तों, चैनल पे नया है तो चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।